नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिजाब के नाम पर चलाई जा रही कंट्रोवर्सी के पीछे का एक नया सच बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिजाब का विवाद खड़ा करने वालों की निगाहें कहां पर हैं और निशाना किस पर है। मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में यह झगड़ा पीएफआई के इशारे पर शुरू हुआ। पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई ने लड़कियों को भड़काया और यह पूरा विवाद कई स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाया। आज इस बात के सबूत मिले कि कर्नाटक के बाहर भी जिहादी पीएफआई इस षड्यंत्र के पीछे है। आज कुछ तस्वीरें सामने आई, आज कुछ बयान सामने आए, जिससे साफ हो गया कि मुस्लिम बहनों को, बेटियों को किताब की जगह हिजाब का रास्ता दिखाने वाले पीएफआई के लोग हैं। राजस्थान के कोटा में सीएफआई और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई ने मुसलमानों को जो मैसेज दिया वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह साबित हो जाएगा कि हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे सियासत है, एक डिजाइन है, एक एजेंडा है और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यह विवाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के मौके पर एक सोची समझी साजिश के तहत खड़ा किया गया। दरअसल आज पीएफआई ने राजस्थान के कोटा में डेमोक्रेसी बचाओ नाम से एक सभा बुलाई। बात तो हिजाब से शुरू की गई, लेकिन हिजाब का सहारा लेकर निशाना बनाया गया प्रधानमंत्री मोदी को। मुस्लिम लड़कियों के हक को बहाना बनाया गया, लेकिन बात पहुंचा दी गई योगी आदित्यनाथ को गर्मी दिखाने तक। पीएफआई की बात सुनेंगे और लगेगा हिजाब का सवाल तो आज पीछे छूट गया, लेकिन आरएसएस, राम मंदिर, सीएए, एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को एक बार फिर से डराने की कोशिश की गई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हिजाब के नाम पर एक बड़ा झूठ फैलाया गया, मजहब के नाम पर, पर्दे के नाम पर मासूम बहनों बेटियों को गुमराह किया गया। हिजाब को कंधा बनाकर अजय डोभाल और मोहन भागवत पर भी बंदूक चलाई गई। सबसे पहले आपको कोटा से पीएफआई की आज की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है, जिहादी संगठन माना जाता है। इस पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। फिर भी आज राजस्थान सरकार ने पीएफआई को कोटा में एक प्रोग्राम करने की इजाजत दी। इसमें पॉपुलर फ्रंट और इसकी पॉलिटिकल आर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के लीडर्स आए थे। इसके अलावा कई मजहबी नेता भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस के लीडर अब्दुल्ला खान आजमी भी पीएफआई के प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले पॉपुलर फ्रंट के वर्कर्स ने एक परेड निकाली जिसे यूनिटी मार्च का नाम दिया गया था। इसके बाद तकरीरों का दौर शुरू हुआ और हर एक भाषण के साथ एजेंडा बिल्कुल साफ होता चला गया। कोटा के इस मंच से जो स्पीच हुई, उनका थीम, उनकी सोच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल अनीस अहमद ने तय कर दी थी। उन्होंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले हिजाब का मुद्दा उठाया। कहा, आज हिजाब उतारने को कहते हैं, कल कुछ और मांग करेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। आज आप लोग कह रहे हैं लड़कियों को हिजाब निकालो, हिजाब निकालो। अगर लड़कियां हिजाब निकालेंगी, कल कहेंगे मार्केट में भी हिजाब मत पहनो, फिर कहेंगे आजान मत दो, फिर कहेंगे नमाज मत पढ़ो। आप लोग सोचते हैं कि रुकने वाला है? देखिए, जब भी जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानी फितरत है। जब इंसान अपने इस नेचुरल फितरत को छोड़ देता है, तब अन्याय और आगे और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम उलमा, मुस्लिम पॉलिटिशियन लीडर्स, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें होश में आना चाहिए कि इस देश को बचाना, इस सेक्युलरिज्म को बचाना, रिपब्लिक को बचाना, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों की है। क्योंकि इस मुल्क के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया है। अगर उस खून का हमें हक अदा करना है तो आज हमें इस मुल्क को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। हिजाब के बाद अनीस अहमद ने ईडी और सीबीआई की रेड पर सवाल उठाया। हिजाब के विवाद को यूपी के इलेक्शन से जोड़ा और भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी सवाल उठाए। अनीस अहमद ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर आरएसएस और योगी और मोदी पर निशाना साधा। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की तुलना संघ से की, आरएसएस से की। आपने देखा जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था
हिंदू धर्म के गुरु कौन है, हिंदू धर्म के लीडर कौन है? हम छोटे थे, हमने सुना था हिंदू धर्म के लीडर शंकराचार्य हैं, हमने सुना था शंकराचार्य हैं, हमने सुना था बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जब वहां पर भूमि पूजन हो रहा था, कौन था वहां भूमि पूजन में? मोहन भागवत था, नरेंद्र मोदी थे, योगी और गुजरात की बीजेपी की गवर्नर, यानी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर राम मंदिर की भूमि पूजन की। कहां गए शंकराचार्य, कहां गए हिंदू धर्म के पूरे लीडर्स? आप लोग समझिए, ये आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है। इससे प्रॉब्लम हमें होने वाला नहीं, आपको होने वाला है, क्योंकि आप लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद का इशू आने के टाइम यही लोगों ने कहा था, खामोश रहो, खामोश रहो, दे दो एक मस्जिद पूछ रहे हैं ना, दे दो, दे दी एक मस्जिद। क्या हुआ? अब काशी चाहिए, मथुरा चाहिए और 40,000 मस्जिदें चाहिए। क्या इतनी भी अक्ल नहीं है? इन्हें कभी भी मंदिर से मोहब्बत नहीं थी, ये तो पॉलिटिक्स था। पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम, हमने आईएसआईएस के खिलाफ 1 महीने का कैंपेन चलाया था। हमने कहा था आईएसआईएस इस्लाम नहीं है, आईएसआईएस और आरएसएस एक ही लोग हैं, एक ही सिक्के के 2 कड़ी हैं। अब मैं हिंदू धर्मगुरुओं से कहता हूं, जो काम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया, मुस्लिम तंजीमों ने किया, अब वो काम आपको करना है। अब आपको अपने कम्युनिटी के अंदर जो एक कट्टरपंथी चीजें आ रही हैं, उस कट्टरपंथी को आपको रोकना पड़ेगा। इससे नुकसान हमें तो नहीं होगा, हमें तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान आप लोगों को ही होगा। इस प्रोग्राम में पॉपुलर फ्रंट के विमेन्स विंग नेशनल विमेन फ्रंट ने भी हिस्सा लिया था। कोटा में एनडब्ल्यूएफ की राजस्थान की अध्यक्ष वाजिदा परवीन ने भी तीखी तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से मोदी की सरकार आई, तब से मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया है। 2014 से लेकर अब तक सरकार हर बार एक फासिस्ट एजेंडे के साथ नफरत और दहशत लाकर हमें डराने के लिए खौफ पैदा करती है। कभी लव जिहाद तो कभी यूएपीए, कभी 3 तलाक तो कभी सांप्रदायिक दंगे, कभी धारा 370 तो कभी नोटबंदी, कभी दादरी तो कभी बाबरी, कभी ईडी तो कभी एनआईए, कभी जेल तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन सब से हम लोग नहीं डरे, तो अब आखिर में हिजाब का मुद्दा उठाकर हमारे संवैधानिक हकों पर, हमारे संवैधानिक हकों को छीनने पर तुली हुई है। हिजाब का जो मुद्दा है वो जेरे बहस क्यों है? लेकिन हिजाब तो कभी कोई मुद्दा ही नहीं था। आज हिजाब के नाम पर मुस्लिम बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। किसी को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है तो किसी के पीछे भगवा गुंडे दौड़ते हैं। हिजाब के नाम पर जो मुद्दा उठाया गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मुस्लिम छात्राओं को एजुकेशन से दूर कर दिया जाए। ये सारी बातें डिटेल में मैंने आपको इसलिए सुनवाई ताकि वो पता चले कि कैसे जुल्म और ज्यादती का नाम लेकर मुस्लिम बहनों को, बेटियों को डराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जबकि मसला सिर्फ स्कूल का है। आज पीएफआई की तरफ से कोटा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भी यूनिटी मार्च निकाले गए। इन कार्यक्रमों में पीएफआई और एसडीपीआई के वर्कर्स और लीडर तो शामिल हुए, कई धार्मिक नेता भी आए। कोटा के प्रोग्राम में अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती भी शामिल हुए। सरवर चिश्ती ने अपने भाषण में कर्नाटक के हिजाब विवाद का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर के नारे में बहुत ताकत है। इसकी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली, जब मांड्या की छात्रा मुस्कान खान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो भगवा गमछे वाले भाग गए। ये कहता है ये शख्स मोदी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 25 बुज़दिल भेड़िए भगवाधारी उस मुस्कान पे कूदे तो उनने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इन्होंने पहले जय श्री राम का नारा लगाया, उसके रिएक्शन में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इन हिजाब वालियों में इतनी ताकत है कि मुस्कान ने बता दिया कि 25 गीदड़ों को उन्हें औकात में रखा अल्लाह अकबर कह के। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं कि हमारी नजर में बदर भी है और औद भी है, खैबर भी है और खंदक भी है और करबला भी है। मिट गए हमें मिटाने वाले। ये इतने से मुट्ठी में तुम्हारे को किस बात का खतरा है? 80% तुम, फौज में अक्सरियत तुम्हारी, पारामिलिट्री फोर्सेस में अक्सरियत तुम्हारी, एजेंसीज तुम्हारी, गवर्नमेंट तुम्हारी, इंडस्ट्रीज तुम्हारी,
ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, पुलिस फोर्सेस तुम्हारी, फिर हमसे डर, भूखे नंगे मुसलमानों से डर किस बात का भाई? मुस्कान की बात करने के बाद सरवर चिश्ती अपने एजेंडे पर आए। सरवर चिश्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, कहा कि मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ और। चिश्ती ने अपने भाषण में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को भी नहीं बख्शा। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और अजीत नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। और ये बुज़दिल लोग हैं। जब बरतानिया की हुकूमत थी, जिनको ये वीर कह रहे हैं, उन बुज़दिलों को उन्होंने माफीनामे लिख के दिए थे। कुर्बानियों में सब में ज्यादा हक मुसलमानों और सरदारों ने अपने फराइज को अंजाम दिया, हमारे नाम टके हुए। और आज भी सीए एनआरसी के खिलाफ किसी ने बांगे दोहल आवाज उठाई है तो हम मुसलमानों ने संविधान बचाने के लिए, और बिलखुसूस हमारे शाहीन बाग की शेरनियों ने, और शाहीन बाग एक सिंबोलिज्म बन के रह गया। और किसान मूवमेंट में भी अगर संविधान को और इनको ललकारा है इन फासिस्ट फोर्सेस को, तो किसानों ने, जिनमें अक्सरियत में तादाद जाट और सिखों की रही है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शर से खैर पैदा होना। ये जितना हमको कसेंगे तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मंच पर मौजूद जितने भी लोगों ने तकरीरें दी, सबने बात शुरू की हिजाब से और आ गए मोदी, योगी, बीजेपी और आरएसएस पर। सीए और एनआरसी का जिक्र किया, हिजाब का हवाला दिया, किसान आंदोलन का जिक्र किया। प्रोग्राम में आए एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी ने अपने भाषण में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। कहा, योगी गर्मी उतारने की धमकी देते हैं तो हमारे अंदर सूरज से भी ज्यादा गर्मी है। आप और हम जो इस गर्मी में बैठे हैं, तो योगी बाबा को यह पता लग गया कि जो सूरज की गर्मी है, उससे भी कई ज्यादा गर्मी यहां की बैठी हुई आवाम में है। वो जो वहां बैठकर एसी के कमरों में और सिक्योरिटी के बीच में उलूल जुलूल जो फासीवाद को इस देश के कोने कोने में फैला रहे हैं, उन सबको इस भरी गर्मी में हम ये आज दिखा चुके हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम साबित कर रहे हैं कि सूरज की गर्मी से भी ज्यादा गर्मी हमारे अंदर है इंशाअल्लाह। इसलिए इस फासीवाद से हम कहते हैं कि होश में आ जाए। हम देख रहे हैं देश आजादी से लेकर अब तक जिस तरीके से इस फासीवाद ने पूरे देश के अंदर जो अपने हाथ पैर फंसा रहे हैं, आए दिन जो जुल्म किए हैं, और खास तौर पर इन चंद सालों में ये मोदी 1 और मोदी 2 के अंदर जिस गलतफहमी के साथ ये दरिंदे जो रोडों पर, सड़कों पर आकर लिंचिंग करते हैं, सड़कों पर आकर आप देखते हैं हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटी गई हैं, वो इन्हीं के शेदाई लोग हैं, इन्हीं के पीछे लगे हुए वो लोग हैं। मोहम्मद शफी ने बात तो शुरू की थी हिजाब से, लेकिन फिर उन्होंने सरकार को धमकाने वाले लहजे में कहा, अगर सरकार सीए और एनआरसी को लागू करती है तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। किसान मूवमेंट को ताकत ये सीए एनआरसी के मूवमेंट से मिली है, ये उन्होंने तस्लीम किया। जो हमारी बहनों ने सीए एनआरसी के लिए शाहीन बाग के अंदर जो कुर्बानियां दी हैं, उसी का नतीजा था कि किसानों ने 700 शहीद हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। तो यहीं से एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं इस सरकार को कि सीए एनआरसी को अगर लागू किया तुमने, तो याद रखना हम हमारे हक के लिए मैदान में उतर कर जाने दे देंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 85-15 या 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 99 और 1 की है। ये 99% ये इंडिया है, 1% ये आरएसएस फासीवादी लोग हैं। इसलिए ये 99 और 1 की लड़ाई है। और जो ये आरएसएस चिल्लाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये पॉपुलर फ्रंट के बैनर से मैं कहता हूं
एसडीपीआई ऐलान करती है कि तुम पीछे हट जाओ, हिंदुओं को हम बचाएंगे, हिंदू खतरे में नहीं रहने देंगे, हिंदुओं को खतरे में तुम लेकर आए हो। आज कोटा में जो तकरीरें सुनाई दी, वहां जो तस्वीरें दिखाई दी, वो सबूत है कि हिजाब के नाम पर विवाद खड़ा करने वाली मुस्लिम बहनें नहीं हैं। इस विवाद के पीछे सीएफआई है और सीएफआई के पीछे पीएफआई है। हिजाब का बहाना लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की साजिश है। मौका है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। यूपी में मुस्लिम महिलाओं को मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने से रोकने की कोशिश है। मोदी ने जिस दिन यह कहा कि 3 तलाक खत्म करके उन्होंने मुस्लिम बहनों का, बेटियों का दिल जीत लिया, उसी दिन से पीएफआई जैसी जिहादी ताकतों के कान खड़े हो गए। नाम तो लिया मजहब का, बात तो की कुरान की, लेकिन आधा सच और आधा झूठ बताया। ऐसी कोशिश सीए और एनआरसी के नाम पर शाहीन बाग के दौरान भी नजर आई थी। तब नागरिकता के नाम पर मुसलमानों को डराया गया था, आधा सच बताया था। कहा था कि आपको सबूत देने होंगे, कागज दिखाने होंगे। पूरे इशू को तोड़ मरोड़कर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया गया, जबकि सीए का भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए मैं कहूंगा कि हिजाब के विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम बहनों का हो रहा है। सबको हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इंतजार नहीं कर रहे। यही वजह है कि हिजाब का विवाद अब कर्नाटक से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में फैल गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर आने पर उन्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। यह घटना विजयवाड़ा के लोयाला कॉलेज में हुई। बीएससी की इन स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें कॉलेज के गेट पर रोक लिया गया। कहा गया कि बुर्का उतारने पर ही अंदर जाने दिया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन मिलते ही आसपास के कई मुस्लिम नेता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कॉलेज के मैनेजमेंट से बात की। मैनेजमेंट ने कहा कि हिजाब पहनकर आने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छात्राओं को क्लास में बुर्का उतारकर बैठने को कहा गया है। जब इन छात्राओं ने बुर्का हटाने से इनकार किया तो उन्हें एंट्री नहीं मिली, जबकि बाकी स्टूडेंट्स अपना बुर्का उतारकर क्लास में बैठी और पढ़ाई की। బుర్కా చేసుకొస్తున్నాను క్లాసులకి వెళ్ళకుండా ఆపేసారు, పంపించకుండా. ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే వేసుకొస్తున్నాను. ఎవరు ఆపారు? కరస్పాండెంట్ ఫాదర్ ఉన్నారు కిషోర్ అని చెప్పి, ఆయన ఆపారు. ఆయన మేము అదే చెప్తున్నాం, మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఐడి కార్డ్స్లో కూడా బుర్కా వేసుకునే ఉన్నాము. మీరు రీసెంట్గానే ఇష్యూ అయినప్పటి నుండి వేసుకొస్తున్నారు అంటున్నారు ఆయన. మేము ఫస్ట్ ఇయర్స్ నుండి ఇలాగే ఉన్నాము. दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने आज एक ऑर्डर जारी करके कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट्स में भी हिजाब, नकाब, दुपट्टा या भगवा शॉल पहनने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी ने इस बारे में एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर इस विभाग के स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों जैसे कि मौलाना आजाद मॉडल स्कूलों पर भी लागू होता है। वहीं कर्नाटक में आज भी कई जगह हिजाब को लेकर हंगामा हुआ। सबको मालूम है कोर्ट का ऑर्डर है, इसके बावजूद बेलगावी टाउन में विजय पैरा मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स आज हिजाब पहनकर पढ़ाई करने आई। मैनेजमेंट ने उन्हें एक अलग कमरे में बैठने को कहा। स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। इस बीच कुछ मुस्लिम युवक भी कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए। वो मैनेजमेंट के साथ बहस करने लगे, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। ये युवक पुलिस वालों से भी उलझे, नारेबाजी करने लगे। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन जब ये युवक शांत नहीं हुए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में आज भी हिजाब को लेकर हंगामा हुआ। यहां के डीवीएस कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब के साथ ही क्लासरूम में जाने की जिद की। कॉलेज मैनेजमेंट ने बताया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उन्हें हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। वो उन्हें हिजाब में पहनकर क्लास में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद 23 स्टूडेंट्स ने क्लास का बॉयकॉट किया। फिर इन छात्राओं ने कॉलेज से कलेक्टर ऑफिस तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, डीएम को मेमोरेंडम दिया। शिवमोगा के डीएम ने इन लड़कियों को समझाया कि वो फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करें, लेकिन इन छात्राओं ने बिना हिजाब के क्लास में बैठने से साफ इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि हिजाब के एक लोकल इशू को जानबूझकर नेशनल कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे हवा दी जा रही है, और कुछ नेता अपनी हर स्पीच में हिजाब का मुद्दा उठाते हैं। आज चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि यूपी में 20 फरवरी को 3rd फेज की वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाएं
हिजाब पहनकर वोट देने जाएं। उन्होंने अपनी वो बात भी दोहराई कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम अपनी मां और बहनों को देख रहे हैं। मैं उन मां और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टू स्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागें, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर। तुम बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम आगे जाओगे। हिजाब के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। कभी कहते हैं ये लड़कियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं, कभी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें हिजाब पहनने का हक दिया है, हिजाब पर पाबंदी लगाना उनकी आजादी पर रोक लगाना है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो कोर्ट का आदेश मानकर हिजाब उतारकर कॉलेज आ रही हैं, क्लासेस अटेंड कर रही हैं, एग्जाम दे रही हैं। आज एक तर्क यह भी आ गया कि हिंदू औरतें भी घूंघट निकालती हैं। अगर घूंघट निकालने पर रोक नहीं है तो हिजाब पहनने पर पाबंदी क्यों? लेकिन यह भी एक गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि बात हो रही है स्कूल और कॉलेजों की, बात हो रही है स्कूल और कॉलेजों की यूनिफॉर्म की। अब कौन सी लड़की है जो घूंघट पहनकर स्कूल या कॉलेज जाती है, और कौन सा स्कूल या कॉलेज है जो किसी लड़की को घूंघट में क्लास अटेंड करने की इजाजत देता है? स्कूलों के, कॉलेजेस के जो नियम है उनका पालन सबको करना पड़ता है, वो सबके लिए है। नियम कानून न हिजाब के साथ भेदभाव करते हैं और न ही घूंघट को कोई छूट देते हैं और न ही भगवा शाल पहनने की इजाजत देते हैं। वैसे भी ये पूरा का पूरा मामला अदालत के सामने है। अदालत सबके तर्क सुनकर फैसला करेगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर सबको उसका इंतजार करना चाहिए। एक और कंट्रोवर्सी जिसकी बहुत चर्चा है वो है अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की। पंजाब में 3 दिन बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल को लेकर एक बड़ा दावा किया। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि उन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है या फिर आजाद देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अबोहर में कुमार विश्वास के दावे का जिक्र करके केजरीवाल पर तीखे प्रहार किए। मोदी ने कहा इनके पुराने साथी ने जो बात कही है बहुत खतरनाक है, यह अलगाववादी सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये लोग वही सोच रखते हैं जो पाकिस्तान की सोच है। मोदी ने कहा बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन लोगों ने पंजाब को तोड़ने का सपना पाल रखा है। ये लोग कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए आतंकवादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपने सुना होगा कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान
कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा, और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल पर अटैक तो बहुत तीखा किया, लेकिन एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। राहुल गांधी पंजाब के फतेहगढ़ साहब में थे। उन्होंने 2 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। राहुल ने हर पब्लिक मीटिंग में कुमार विश्वास के आरोपों की बात की। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल से जवाब देने को कहा। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो। किसको मौका देना है? कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आइए, पंजाब को बोलिए, और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना। वोटिंग से 3 दिन पहले केजरीवाल पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी को जवाब देने पड़ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज राघव चड्ढा ने हमलों का जवाब भी दिया है। मैं आपको आम आदमी पार्टी का जवाब सुनवाऊं, उनकी बात सुनवाऊं, इससे पहले आपको कुमार विश्वास की वो बात सुनवाना चाहता हूं जहां से ये सारी सियासत शुरू हुई, जहां से ये वार पलटवार शुरू हुए। एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। मुझे दुख ये होता है कि हम चले कहां से थे। अब मैं आपको दूसरा पक्ष बताता हूं। कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा ने कहा एक साजिश के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वोटिंग से ठीक पहले फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कुमार विश्वास 2017 से अब तक चुप क्यों थे। जो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई?
मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसी को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? क्या आप भी इसमें शामिल थे? 2017 में आप कहते हैं बयान दिया गया, तो 2016 में भी आप पार्टी में थे, 2017 में भी आप पार्टी में थे, 2018 में भी आप पार्टी में थे। जब आपको अपनी मनचाही राज्यसभा की कुर्सियां और मनचाहे पद नहीं मिले, तो आपने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब चुनाव से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे झूठे, फर्जी, फेक आरोप लगाना, पंजाब की आवाम आपको माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान की आवाम आपको माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, शिक्षावादी हैं। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल विकासवादी हैं। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी हैं। पंजाब में ही एक और कंट्रोवर्सी चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर हो रही है। यूपी बिहार के लोगों पर चन्नी के कंट्रोवर्शियल कमेंट पर आज सियासत और आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के विवादित कमेंट को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मोदी ने चन्नी के साथ साथ प्रियंका गांधी पर भी तंज कसे। प्रियंका गांधी की ताली और हंसी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, जब चन्नी यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे थे, तब दिल्ली का परिवार बगल में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। मोदी ने सन 84 के दंगों का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस का यही काम है। कांग्रेस ने हमेशा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों से लड़ाया है। लोगों को लड़ाकर कांग्रेस ने अपनी राजनीति की। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, बिहार में हुआ। और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बयान पर इतना हंगामा हुआ तो चरणजीत सिंह चन्नी को सफाई देनी पड़ी। चन्नी ने आज कहा कि यूपी और बिहार के लोगों का पंजाब पर उतना ही हक है जितना हमारा है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये बात तो केजरीवाल के लिए कही थी। हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह,
केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं। केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। अच्छा है, चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए सफाई दी, लेकिन वो ये बात भूल गए कि अरविंद केजरीवाल का यूपी से या बिहार से कोई लेना देना नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पैदा हरियाणा में हुए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में कैंपेन कर रही थी। चन्नी के बयान पर जो विवाद हो रहा था उस पर उन्होंने भी सफाई दी। प्रियंका ने कहा कि चन्नी की बातों का यह मतलब नहीं था, उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि पंजाब की सरकार पंजाबियों को चलानी चाहिए। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक है, अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने, निकले नहीं अपने घर से, इनको मालूम है। तो अब किसी न किसी तरह से अपमान किया है। भैया आपने जो अपमान किया है ना यूपी के लोगों का, यूपी के किसानों का, यूपी के लोगों को इतनी महंगाई देके इनको इतनी बेरोजगारी देके, और जो अपमान आपने किया है कि आप ही के मंत्री के बेटे ने उनके किसानों को कुचला है। ये यूपी के थे वो किसान जिनको कुचला गया। आपने उस मंत्री को अपने साथ स्टेज पे रखा, अभी तक उसका बेटा रिहा हो गया है जिसने उनको कुचला है। आपने नहीं अपमानित किया यूपी के लोगों को। कहाँ थे आप निकले जब किसान का आंदोलन था? कहाँ थे जब यूपी की महिलाओं का बलात्कार होता है? तो आप मुंह भी नहीं खोलते हैं। ये अपमान है यूपी के लोगों का। प्रियंका गांधी को एक बात तो समझ में आ गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी के भाइयों के बारे में जो कहा उसका फायदा पंजाब में हो या ना हो, लेकिन उसका नुकसान यूपी में हो सकता है। इसीलिए उन्हें इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, इसीलिए चन्नी को सफाई देनी पड़ी। इसी तरह बीजेपी जानती है कि चन्नी के बयान का फायदा उन्हें पंजाब में मिले ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। पंजाब के जानकार कह रहे हैं कि चन्नी ने बैठे बिठाए अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। लेकिन मजे की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू आजकल बिल्कुल खामोश हैं, इस सवाल पर भी कुछ नहीं बोले। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। करहल में अखिलेश यादव के लिए कैंपेन करने के लिए आज पूरा यादव परिवार मैदान में उतर आया। सबसे सीनियर मुलायम सिंह यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक, अखिलेश यादव के चाचा और ताऊ से लेकर उनके भाई बंधु सब इस रैली में मौजूद थे। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अखिलेश यादव की जीत बड़ी जबरदस्त हो। वैसे तो करहल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यादव वोटर्स की तादाद यहां काफी है, लेकिन यादव परिवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए ज्यादा उम्र होने के बावजूद, खराब सेहत के बावजूद मुलायम सिंह यादव प्रचार करने आए। करहल के लोगों से इमोशनल अपील की। मैं आपको मुलायम सिंह यादव की बात सुनाऊं, उससे पहले अखिलेश की बात सुनाता हूं। रैली में आई भीड़ से उत्साहित अखिलेश ने दावा किया कि इस बार करहल में बीजेपी के बूथ में भूत भी नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी
एक तरफ जीत रही है, यह दावा किया अखिलेश ने। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। करल से मुलायम सिंह यादव का एक इमोशनल रिश्ता है। इस रैली में मुलायम सिंह यादव करीब 10 मिनट तक बोले। उन्होंने किसानों की, नौजवानों की, कारोबारियों की बात की, लेकिन पूरी स्पीच में अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। असल में मुलायम सिंह यादव की उम्र का तकाजा है कि वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। इसलिए धर्मेंद्र यादव ने पहले कागज में लिखकर मुलायम सिंह को मैसेज दिया कि वो अखिलेश के लिए वोट मांगे, लेकिन मुलायम सिंह को कागज में लिखी हुई बात समझ में नहीं आई, तो धर्मेंद्र यादव ने मुलायम सिंह के कान में कहा कि वो अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। तब जाकर मुलायम ने अखिलेश का नाम लिया। मैं विश्वास चाहता हूं कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। और मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। आज अमित शाह भी करहल में थे। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश ने सेहत खराब होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को भी चुनावी रैली में उतार दिया, जबकि कुछ दिन पहले तक अखिलेश दावा कर रहे थे कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो सिर्फ विनिंग कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लेने करहल आएंगे। लेकिन अब पूरे परिवार को चुनाव प्रचार में उतारने को मजबूर होना पड़ा। मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालना होगा, कमल जीतेगा ना। अब चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं। आज इंडिया टीवी की क्रिएटिव टीम ने, मेरे साथियों ने, मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। आज उन्होंने बताया कि कल मेरे बर्थडे के दिन इंडिया टीवी का एक नया मॉडर्न लुक लॉन्च किया जाएगा। मैंने अपनी टीम को शुक्रिया तो कह दिया, लेकिन मैं हैरान हूं कि इन लोगों ने यह पूरा प्लान सीक्रेट कैसे रखा, मुझे पता तक नहीं चलने दिया। कल के दिन मैं ये गिफ्ट आप सबके साथ, अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। कल से आप इंडिया टीवी को एक नए मॉडर्न लुक में देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि चैनल का यह नया लुक आप सब दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगा। आपने इंडिया टीवी पर जो भरोसा जताया है, आपने जो प्यार मुझे दिया है, उसके लिए जितना भी धन्यवाद करूं वो कम रहेगा। कल से इंडिया टीवी का लुक बदलेगा, लेकिन हमारी फिलॉसफी, हमारा जज्बा वही रहेगा। शोर कम, खबरें ज्यादा। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ये थी नए लुक की एक छोटी सी झलक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।